हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय एसएससी की एमटीएस का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है 2023 का, जो हुआ था सितंबर 2023 में। ठीक है, और आज हम लोग सितंबर का 1 सितंबर का कौन सा शिफ्ट करने जा रहे हैं? 3rd शिफ्ट वाला। तो सितंबर का 1st और 2nd हम इसके पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो 1st 2nd वाला ना देखा हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट में चलिए, प्लेलिस्ट में सारे के सारे होंगे। ठीक है, चलिए, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा और देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक ऑफ पीडीएफ के नाम पे होगा और जब उसको क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, रोज़ दोपहर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये बातें मैं रोज़ बताता हूँ, लेकिन इसलिए रोज़ बताता हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो पहली बार जुड़े हुए लोग हैं उनको तो पता चल जाए ना पीडीएफ कहाँ होगी। चलिए, तो 2023 का करने जा रहे हैं हम लोग। 2022 का हम इसके पहले ही करा चुके हैं और 2021 का भी करा चुके हैं। ठीक है, 2022 में थोड़ा कम हुआ है क्योंकि हमने मई वाला पूरा करा दिया था, अप्रैल वाला नहीं करा पाए थे, लेकिन ये सितंबर वाला 2023 वाला पूरा करा देंगे। 2020 वाला पूरा हुआ है। अच्छा, केवल एमटीएस का नहीं, इसके अलावा सीजीएल का, सीएचएसएल का, स्टेनो का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सीपीओ का, सारे के सारे 22-23 सब हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं कि आज आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ही किसका है? एरर का है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। तो ही टोल्ड मी, एक लिखा ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। देखो इसमें दो गलतियां हैं। ठीक है, दो गलतियां हैं, लेकिन इसमें देखो आयोग कौन सी गलती मानेगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टोल्ड क्या है? पहले इस टोल्ड को ले लो। टोल्ड है पास्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। या देखो दैट लगा हुआ है ना, ही टोल्ड मी दैट, वह डायरेक्ट में रहा होगा ही सेड टू मी, उसके बाद इन्वर्टेड कामा लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये टोल्ड अगर पास्ट में है तो ये गोज कैसे प्रेजेंट में हो सकता है? जाहिर सी बात है, नहीं होना चाहिए। तो अगर उसने पास्ट में बताया कि वो लैपटॉप खरीदने के लिए मार्केट गया तो पास्ट की बात होगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वेंट हो जाएगा। और कायदे से तो कहो कि अगर ये कहे कि वो गया था तो गया था जब उसने बताया उसके पहले ही गया रहा होगा ना, तो ये क्या होना चाहिए? ही हैड गॉन। एक्चुअली ये होना चाहिए ही हैड गॉन। एक बात हो गई, एक मिस्टेक यहाँ हो गई। दूसरी गलती क्या है? टू द मार्केट, मार्केट के पहले द नहीं लगना चाहिए। आपने आर्टिकल का रूल पढ़ा होगा, तो आर्टिकल का रूल पढ़ा होगा तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, जेल है। ठीक है, ऐसी कुछ जगह हैं जो प्राइमरी सेंस में कुछ खरीदने बेचने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनके पहले दा नहीं लगता है। किसी दूसरे पर्पज में यूज़ की जाती हैं, जैसे मार्केट में मुझे एक दोस्त मिला। अब मार्केट इसके लिए तो है नहीं, दोस्त से मिलने के लिए, तो वहाँ दा लगेगा। लेकिन अगर हम मार्केट में कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो मार्केट के पहले दा नहीं लगना चाहिए। ये आर्टिकल का रूल है। फिलहाल जो एग्जाम में एरर थी वो कौन सी मानी जाएगी? गोज की मानी जाएगी। आर्टिकल और वर्ब दोनों में एरर हो तो वर्ब की एरर जो होती है वो मेन होती है। ठीक है, तो ये जो गो कहाँ पे लिखा हुआ है? ही गोज, ये जो गोज लिखा है यही वाला गलत होगा और आंसर कौन सा माना गया? फर्स्ट वाला माना गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि दैट कैन सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है और सब्स्टिट्यूट केस को करना है वेंट टू, खाली इसी को अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए लिखा है कि हिज ओल्डर ब्रदर वर क्वाइट विलिंग दैट, उसके बड़े भाई जो उसके बड़े भाई थे, ब्रदर्स लिखा हुआ है, कई लोग हैं, तो उनकी ये इच्छा थी कि ही शुड वेंट। अच्छा, शुड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए? किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही शुड गो टू मार्केट, तो ही शुड के बाद क्या लगाना चाहिए आपको? गो टू मार्केट लगाना चाहिए था। हैड के साथ देखो गो होगा नहीं, और गॉन, अब देखो शुड के साथ गॉन थर्ड फॉर्म भी नहीं होगी। अच्छा, ही शुड हैव गॉन, अब ही शुड हैव गॉन तो ठीक था, लेकिन यहाँ जो इन लगा दिया वो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे टू होना चाहिए था, इसलिए चौथा वाला गलत हो गया ना आपका क्रॉस चेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है? खाली जगह भरनी है, उसमें इनमें से कोई चीज़ लगानी है। ठीक, लिखा है द टाइग्रेस। टाइग्रेस क्या होगा? ये मतलब टाइगर की फीमेल है, उसको टाइग्रेस कहते हैं। द टाइग्रेस वाज किल्ड बाय द विलेजर्स, उसको गांव वालों ने मार डाला। आगे लिखा है जिसको मार डाला, द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड, यहाँ दैट लगा हुआ है, दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर, वो ना केवल एक नरभक्षी थी,
बल्कि क्या थी, एक मदर भी थी। तो नॉट ओनली के साथ जो हम लोग पेयर में कंजंक्शन यूज करते हैं वो क्या होता है, नॉट ओनली बट आल्सो यूज करते हैं। अब नॉट ओनली लग चुका है तो हमको क्या चाहिए, बट आल्सो चाहिए। तो बट आल्सो ये पहले वाले में दिया है, केवल बट नहीं होगा, बट ऑफन नहीं होगा, एंड नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ वाले पे। देखिए फोर्थ वालों में 4 वर्ड को अंडरलाइन किया गया। ये पियानो को अंडरलाइन किया गया है, अरे भाई काहे डिस्टर्ब कर रहे हो, पियानो को अंडरलाइन किया गया, इंटरेस्टिंग को किया गया, एनकाउंटर को किया गया, इंक्वायर को किया गया, और कह रहे हैं इसमें किसी एक में स्पेलिंग की मिस्टेक है। देखो क्या लिखा है, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। तो पियानो की स्पेलिंग सही है, इंटरेस्टिंग की सही है, एनकाउंटर की गलत है, ये गलत होगा, जहाँ पे ए लिखा हुआ है वो गलत है, इंक्वायर की सही है। तो एनकाउंटर आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब आप कहेंगे एनकाउंटर की स्पेलिंग क्या होती है, देखो ENCOUN, उसके बाद क्या होता है TER, क्या होता है TER, टी के बाद ए नहीं ई होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें, एनकाउंटर तो जान ही रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंप्रूवमेंट की है। चलिए देखिए क्या लिखा है कि इट इज़ ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक, इतनी बात हो गई। ये सच है कि प्रोफेशनल्स के लिए अंग्रेजी आना, अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्या लिखा है, टू सर्वाइव्ड। अब देखो टू के साथ क्या लगता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कभी कभार वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब जो फॉर्म है वो इन सर्टेन केसेस लगती है, जैसे विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, ऐसे कुछ फ्रेज हैं जिनके बाद लगती है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि टू के बाद आईएनजी फॉर्म आखिर कब लगती है, या पूरी वर्ब फॉर्म आपको करनी है, कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कब सेकेंड लगाते हैं, कब थर्ड लगाते हैं, कब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और मॉडल वर्ब के बाद क्या लगती है, इज मार्क के बाद क्या लगती है, वाज वर्ब के बाद, जैसे वाज वर्ब के बाद कभी आईएनजी फॉर्म लगती है, कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो तमाम सारी कंडीशंस हैं। तो इसके लिए आप इसी चैनल पे एक सर्च कर लीजिएगा ना, वर्ब फॉर्म। तो हमने वर्ब फॉर्म पढ़ाए हैं, 2 वीडियो में हमने पढ़ा रखा है और 2 में उसकी प्रैक्टिस करवा रखी है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स यूज करने में डाउट है या क्लियर और करना चाहते हैं तो उनको देख लीजिए, घंटे की वीडियो होगी बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये टू के साथ वर्ब की जो ईडी फॉर्म लगी है ये तो होना नहीं है। मतलब क्या हुआ, गलती तो है ये, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब आया टू बी सर्वाइव, देखो बी लग गया, तो बी के बाद देखा आपने, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, या तो आईएनजी फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म लगेगी, गलत हो गया। फॉर सर्वाइविंग, फॉर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म बताता है और पर्पज भी बताता है, ये तो ठीक है। हैविंग टू सर्वाइव, अब देखो भैया इफ प्रोफेशनल्स हैविंग टू सर्वाइव क्यों होगा, यहाँ हैविंग क्यों लगाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ हो गया फॉर प्रोफेशनल्स हैविंग टू सर्वाइव, नहीं तो क्या होगा टू सर्वाइव, खाली टू सर्वाइव लिखा होता, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी होती तो सही हो जाता, पर ऐसा नहीं है। अब आप क्या करेंगे, फॉर सर्वाइविंग, या तो आप टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाइए पर्पज बताने के लिए, या तो फॉर के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म लगाइए, यही 2 तरीके हैं। चले आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक इडियम दिया है, उसकी मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है, इन्स एंड आउट्स है, पढ़ के दिखा दे रहे हैं। द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी की पूरी डिटेल, माइन्यूट डिटेल। जो पुलिस ऑफिसर है वो इस मर्डर केस की पूरी डिटेल अच्छे से जानते हैं। तो ये लॉज नहीं होगा, लॉज एंड विटनेस नहीं होगा, लॉज एंड ये नहीं होगा, क्या होगा, फुल डिटेल जानते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये हिज को इम्प्रूव करना है, देखना है कि हिज गलत है क्या। अच्छा गलत होगा ही, क्योंकि ये 4 इट्स दिए हैं आपको। अब एक बात और जान लो, एक इट्स होता है, ये जो इट्स होता है ये पजेसिव होता है। बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन वी शुड क्लैरिफाई आवर कंसेप्ट। तो इट्स है और एक इट ऐसे लिखा जाता है, इट्स। जो ये वाला इट्स लिखा जाता है ये क्या होता है, इट इज होता है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा हम लगाएंगे। देखिए लिखा है द एनर्जेटिक किटन, किटन का मतलब क्या होता है, बिल्ली का बच्चा। इज प्लेफुल, जो किटन का बच्चा, जो बिल्ली का बच्चा है वो बड़ी जल्दी क्या हो जाता है, प्लेफुल हो जाता है, मतलब लगता है खेलने उछलने कूदने। आफ्टर कब, आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, जब खावा लेता है एनर्जी आ जाती है तो कूदना फांदना शुरू कर देता है। अच्छा हिज के लिए लगा है, किटन के लिए लगा, तो बिल्ली के बच्चे के लिए हम लोग हिज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। अब इट्स कौन सा वाला, ब्रेकफास्ट इसके बाद में लगा हुआ, इसका मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव वाला लगेगा। तो कौन सा वाला, ये वाला लगेगा।
ठीक है। हैविंग इट ब्रेकफास्ट नहीं, इट्स ब्रेकफास्ट होगा तो ये नहीं लगेगा, और ये वाला इट इज हो जाता है, यहाँ तो इट इज लिखा ही है, ठीक है, समझ गए, तो ये वाला होगा। आगे आए क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चा, फिर वही 4 वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, कह रहे हैं इसमें से किसी एक की स्पेलिंग गड़बड़ है, तो पढ़ेंगे बाद में, पहले ऐसे ही देख लेते हैं किस किस। रिएक्टिव, ओजोन इज अ रिएक्टिव गैस, तो रिएक्टिव गैस में रिएक्टिव गलत हो गया। रिएक्टिव, अच्छा एक्टिव की बताओ स्पेलिंग क्या होती है, ACTIV होता है, और उसमें क्या लगा दो, री लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, TIE लगा दिया इन्होंने, टी के बाद यहाँ तक तो रिएक्ट तक तो ठीक था, आई तक ठीक था, ये जो ये लिखा है EV वो एक्चुअली होना चाहिए VE, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। रेडिएशन क्या होता है आप जानते हैं, कंसंट्रेशन भी जानते हैं, वेजिटेशन भी जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तो स्पेलिंग रिएक्टिव की गलत थी। आई होप कि किसी का गलत नहीं हुआ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, 9 में। 9 में ये बोर्न को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। देखें यहाँ पर क्या गलती है, इसकी जगह पर क्या करना है, तो देखो यहाँ पर तीनों में बोर्न लिखा हुआ है, ठीक है। बोर्न के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती नहीं है। मेनी ग्रेट पीपुल, आगे लिखा है मेनी ग्रेट पीपुल, फिर लिखा है बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज, मतलब उस छोटे से गांव में बहुत सारे बहुत महान लोग पैदा हुए थे। तो पैदा हुए थे में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बिना वर्ग पे कितना नहीं होगा, वाज बोर्न या वर बोर्न, तो आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाना होगा, चूँकि मेनी लिखा हुआ है ना, मेनी ग्रेट, और ये पीपुल प्लूरल होता है, पीपल प्लूरल होगा, तो अगर वो प्लूरल होगा तो वाज और इज की तो गुंजाइश नहीं रही। अब एक बात आपके पास केवल एक गुंजाइश है, वो है वर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं 10 वाला। देखो 10 वाले में क्या है, एक इडियम दिया हुआ है, उसकी आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। अब ये देखिए क्या लिखा है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, तो मान लो हम सुबह से काम कर रहे हैं, शाम को 4 बज गया, 5 बज गया, काम खत्म नहीं हुआ, तो ये होता है कि चलो आज का काम यहीं पर रोको, जो यहीं जितना हुआ है, यहीं से कल कर लेंगे। तो जब हम किसी काम को आज ख़त्म कर देते हैं, मतलब काम फिनिश नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है काम, आज जितना किए हैं वहीं पे रोक लेते हैं, कल यहीं से फिर कर लेंगे, उसको कहते हैं कॉल इट अ डे। तो टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड का कोई मतलब नहीं, स्टॉप वर्किंग ये हो जाएगा ना, काम करना रोक दो आज। और ग्रेटेस्ट डे ये सब समथिंग एल्स या रिफ़र टू, ये रिफ़र नहीं होगा इसमें, क्या होगा, यही दूसरा वाला होगा, ठीक है ना। अब आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में भैया एंटोनिम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या वर्ड, क्या एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के दर्द को अपने ऊपर महसूस करते हैं। जैसे किसी मूवी में एक गाना था कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ठीक, समझ गए कि नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, जैसे आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक, आपका बेस्ट फ्रेंड है, अगर आपके गाल पर एक तमाचा जड़ दें और गाल लाल हो जाए आपके दोस्त का, वो आपके दर्द को अपने ऊपर महसूस करता है, तो उसको कहते हैं एम्पैथी। तो एम्पैथेटिक कौन होगा, जिसके अंदर क्या होगी, काइंडनेस होगी, ठीक है, सहानुभूति होगी, कंसिडरेटनेस होगा। तो एंटोनियम बताना है, मर्सीलेस ये हो गया, क्योंकि मर्सी माने क्या होती है भाई, मर्सी माने होती है दया, ठीक है, मर्सी मतलब दया, कौन CID का नहीं, उसके अंदर दया नहीं है, ठीक है। तो मर्सी माने दया होती है, और मर्सी में जब आप लेस लगा दोगे तो क्या होगा, विदाउट मर्सी, विदाउट काइंडनेस, तो क्या हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या हो जाएगा, मर्सीलेस का मतलब हो गया वो आदमी अनकाइंड हो जाएगा, उसके अंदर दया नहीं होगी। तो जिसके अंदर दया नहीं होगी वो एम्पैथेटिक नहीं हो सकता है, समझ गए, आंसर हो गया। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, 3-4 बार काम बिगड़ जाता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब आपको ये लगने लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग इसकी हो गई, और खैर आंसर तो है नहीं। करिश्मेटिक का मतलब क्या होता है, करिश्मेटिक होता है जैसे हिंदी का एक वर्ड हो रहा है एकदम से करिश्माई, करिश्माई का मतलब समझ लो जिससे कोई करिश्मा हो जाता है, कोई आदमी जैसे कोई दुबला पतला आदमी 80 किलो के पहलवान को उठा के पटक दे तो क्या होगा, ये करिश्मेटिक होता है। लोनली अकेला होगा, ठीक है, आंसर हो गए आपके। चलिए 12 नंबर में आ जाते हैं। 12 में बता रहे हैं कि नीचे 4 सेंटेंस नहीं, पहले एक सेंटेंस को देखो, इन्होंने कहा कि इस एक सेंटेंस है, इसमें कोई स्पेलिंग एरर है, तो इसमें जो स्पेलिंग एरर है उसके हिसाब से बताइए कि कौन सा इन चारों में ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग सही है, ठीक है, कंट्रीब्यूट हाँ सही है। प्रिजर्वेशन में एस की ए की जगह ई होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक था।
वाटर बॉडीज भी ठीक है, डंपिंग भी ठीक है अपनी जगह पे, गार्बेज भी ठीक है। चलो तो एक वर्ड यही प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग हमें चेक करने हैं। यहाँ देखो कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग गलत हो गई, बी के पास BUTE होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, प्रिजर्वेशन भी गलत हो गया, छोड़ दो इनको। सेकेंड वाले में देखो कंट्रीब्यूट की भी सही है, प्रिजर्वेशन की देखो ए लगा हुआ है ना, तो गलत हो गया, सेकेंड वाला भी गया काम से। अब और आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हमें क्या मतलब है। यहाँ आ जाओ, ये कंट्रीब्यूट की स्पेलिंग सही है, ये प्रिजर्वेशन की भी स्पेलिंग सही है, वाटर बॉडीज की भी सही है, डंपिंग की भी सही है, गार्बेज की भी। ये हो गया आपका तीसरा वाला। अब आप कहेंगे चौथे वाले में क्या गड़बड़ी है, तो चौथे वाले में देखो ये जो गार्बेज लिखा है ना, गार्बेज की स्पेलिंग गलत हो गई, जी के बाद ई होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। तो 3 गलत हो गए, आपके पास केवल एक ऑप्शन बच रहा, कौन सा वाला, थर्ड वाला। ठीक है ना, कोई डाउट शक शुबा हो तो बताओ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एरर बतानी है इसमें से। तो देखो ऐसे एरर हम लोगों को मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप रनिंग सेंटेंस में पढ़िए, लिखा अशुद्ध वॉइस। देखो वॉइस क्या हो गया, वॉइस है हमारा नाउन और आ क्या है हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या यूज होना चाहिए, एडजेक्टिव यूज होना चाहिए। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करती है। क्या करते हैं, जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो ये पार्टिसिपल बन जाती है, ये एडजेक्टिव का काम करती है। तो असूदिंग वॉइस होना चाहिए। फिलहाल और पढ़ के देख लो, आ सूदिंग वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस। सूदिंग वॉइस किसको कहते हैं, मतलब एक ऐसी आवाज़, ऐसा साउंड जो आपको क्या करे, सूदिंग मतलब कि आपको राहत दे, थोड़ी सांत्वना दे। उस सांत्वना देने वाली आवाज़ में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इंटीमेसी, अपनापन होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए। कोई बड़े प्रेम से, कोई अपनेपन से जब बोल लेता है तो हमको थोड़ी राहत मिलती है, थोड़ा सुकून मिलता है। और उस आदमी में जो हमको ढाढ़स बंधा रहा है, जो हमको कंसोल कर रहा है, जो हमको इनकरेज कर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इनकरेज करने वाले में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हमें क्या कद्दू ढाढ़स मिलेगा, कंसोलेशन मिलेगा। ठीक समझ गए। आगे लिखा, ये 2 क्वालिटीज होती हैं। लिखा है क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स। ठीक, तो सूदिंग वॉइस यहाँ होना चाहिए बेटा, सूद वॉइस नहीं होता। सूद वर्ब हो जाएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, सूदिंग वॉइस। क्लियर। तो कहाँ है असूद वॉइस, ये गलत हो गया। आपका आंसर कौन सा हो गया, 4th वाला हो गया। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर पे आ जाओ। 14 में फिर एरर है, आज एरर खूब पूछे हैं यार। ठीक है, देखें इसमें कौन सा सेंटेंस है जिसमें ये रेक्टिफाई, एरर को रेक्टिफाई कर दिया गया है। रेक्टिफाई कर देना मतलब करेक्ट कर दिया गया है। लिखा है कि ही वाज केयरफुलेस्ट। भाई देखो, केयरफुलेस्ट नहीं होता, कोई भी एडजेक्टिव जिसके लास्ट में फुल लगा हो या लेस लगा हो, इनमें हम लोग जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसमें मोर या मोस्ट लगाते हैं, फुलेस्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं, मोस्ट केयरफुल करेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया, केयरफुलेस्ट। व्हाइल ईटिंग द क्राउन ज्वेल्स, ये तो ठीक, सॉरी ईटिंग नहीं है, स्टीलिंग है। व्हाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। चलिए, तो मोर केयरफुल लगाओगे तो फिर दैन लगाना पड़ेगा, और दैन कहीं यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ये तो गलत, रेक्टिफाई नहीं हुआ। ही वॉज मोस्ट केयरफुल व्हाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स, ये ठीक है। हालांकि इस मोस्ट के पहले द आना चाहिए था। टेक्निकल रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाते हैं, पर नहीं लगाए हैं, तो ये किसी में नहीं लगाए हैं। आखिर एक ऑप्शन तो हमको लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, वाज केयरफुलर देखो, जब यहाँ कोई दैन नहीं मिलेगा तो केयरफुलर हम नहीं लगा पाएंगे। यहाँ मोस्ट के साथ केयरफुलर कर दिया, भैया कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री का एडवर्ब, ये तो कोई ताना बाना ही नहीं बनेगा। अच्छा, अब ये भी गलत हो गया, ग्रामेटिकली गलत हो गए हैं 3 आपके। एक है ग्रामेटिकली, सेकंड वाला भी गलत ही है, मोस्ट के पहले दा लगना चाहिए, नहीं लगा है। तो लेकिन इन तीनों में वो बेहतर है, तो बेहतर है तो फिलहाल हमें उसी आंसर को ऑप्ट करना होगा और आपका आंसर सेकंड वाला होगा। चलिए 15 में आ जाओ। 15 में क्या करना है, आपको साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम, हेजिटेट का साइनोनिम। हेजिटेट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हिचकिचाना। तो हेजिटेट मतलब रिलक्टेंट होता है। या आप ये भी कह सकते हो, रिलक्टेंट की हमारी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, RELUC होगा, उसके बाद होगा TANT, रिलक्टेंट ये होता है, मतलब थोड़ी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी सी क्या होती है, साइनेस होता है। ठीक है ना, आदमी शर्माता है, या ये हो सकता है कि कॉन्फिडेंस कम हो, इस वजह से भी हिचकिचाता है। कई चीज़ें, साइनेस की वजह से कॉन्फिडेंस हिचकिचाना हो सकता है, या शर्मिलापन की वजह से, या कोई आदमी बहुत रिजर्व होता है ना,
ओपन माइंडेड या नहीं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, इंट्रोवर्ट होता, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुलता नहीं है लोगों के सामने, वो भी हेजिटेट करता है। तो कंसील तो होगा नहीं, छुपाने के लिए लगेगा नहीं। और रिक्वाइल है, एक वर्ड है रिक्वाइल। रिक्वाइल का मतलब होता है ना, जब हमारे सामने बहुत अनफेवरेबल सिचुएशंस होती है तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं, उसी को रिक्वाइल कहते हैं, ठीक है ना। कुछ अनफेवरेबल सिचुएशंस से घबरा के जब हम पीछे हटते हैं तो रिक्वाइल होता है। ब्लेबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लेबर? तो ब्लेबर होता है ना बेतुकी बकवास करना, ठीक। अब कोई आदमी आपके सामने एकदम बेतुकी बकवास कर रहा, बेतुकी बक 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 बक, मतलब कोई पॉइंट नहीं, उसकी बातों में कोई मुद्दा नहीं, खाली बकबक किए जा रहा है, तो बेतुकी बकबक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लेबर यूज करेंगे। और फाल्टर का मतलब क्या होता है, फाल्टर एक तरह से लड़खड़ाना होता है, मतलब बोलते बोलते आप लड़खड़ा रहे हो, तो बोलते बोलते लड़खड़ाने का मतलब क्या, आपका मोमेंटम खो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, आपका मोमेंटम खो गया, या आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दे रहे हैं, तो ये फाल्टर हो जाता है। तो यही मैंने कहा तो था कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो आप फाल्टर कर जाएंगे, यानी कि हेजिटेट करेंगे। तो ये चौथा वाला आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में क्या है, देखो 4 पार्ट में कर दिया है, तो इसमें एरर निकालनी है आपको। लिखा है कि इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड, मतलब ये कॉमन तौर पर, आमतौर पर इस पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। देखो सेंटेंस में वैसे तो कोई गलती नहीं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट के पहले दा नहीं लगना चाहिए। अब देखो सिचुएशन देखो जरा, MTS SSC की जो R&D है जरा उन पर विचार करो। यहाँ गवर्नमेंट के पहले दा नहीं लगता है, यहाँ दा एरर हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक दा की बात और की थी, द मार्केट की। वहाँ भी जब हम प्राइमरी सेंस में कुछ खरीदने बेचने के लिए बाजार का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उसके पहले दा नहीं लगना चाहिए। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे गलती हो गई गो की, और यहाँ पे क्या होगी गलती, द की गलती होगी। तो या तो आप द को इम्पोर्टेंस दे लो या ना दो, लेकिन आपको क्या करना होगा, ये तो आयोग की बात होगी। आप आयोग के उपसर पे तो ठीकरा फोड़ने वाले नहीं हैं। आपके लिए समझदारी क्या है, मतलब व्हाट यू शुड डू इन सच अ सिचुएशन, तो यू शुड गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। उस सेंटेंस में, इस एरर में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वहाँ चले जाइए। आप SSC को सुधारने मत लगिएगा, ये ना सोचिएगा कि हम इन्हीं को रुको, हम इन्हीं को सुधार देते हैं, तो उनको सुधारना नहीं है आपको, आपका अपना एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट के पहले दा नहीं लगता। देखो गवर्नमेंट के पहले दा लगता है जब किसी स्पेसिफिक सेंस में यूज किया जाता है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कॉमन सेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट के लिए आप नहीं बोल रहे हो, तो इसलिए गवर्नमेंट के पहले दा नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। चलिए तो आपका आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। तो 17 नंबर पे क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है आपको। ये है क्या, एक इडियम है। इडियम क्या, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। रनिंग अराउंड इन सर्कल्स का मतलब हुआ आप ऐसे गोल 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 दौड़े जा रहे हो, गोल गोल दौड़े जा रहे हो, और हो क्या रहा है, सारा आप इतनी मेहनत कर रहे हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब आप मेहनत कर रहे हो रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो सफरिंग ह्यूज प्रॉफिट। अब ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉसेज, अच्छा बड़े प्रॉफिट एंड लॉस से सफ़र, ये सफ़र करना नहीं होता। अचीविंग मैक्सिमम माइलेज, अचीव कुछ होता नहीं है। सक्सेसफुल होना ही नहीं है, इसमें तो बेकार जाना है मेहनत। तो पुटिंग एफर्ट्स ऑन समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थ व्हाइल रिजल्ट, जिसमें हमें मेहनत भर का रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये रहा आपका चौथा वाला, ठीक है। आगे आ जाओ 18 पे। 18 में क्या करना है आपको, एक इडियम दिया है, इसकी मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, अब ये देखो जानते हो ये SSC के स्टार इडियम्स में है। कोई एग्ज़ाम 2023 का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया, चाहे CPO हो, CGL हो, CHSL हो, MTS हो, कोई भी एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें स्पिल द बीन्स पूछा ना गया हो, ठीक है। अब स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। मतलब क्या हुआ, आप कोई राज की बात जानते हैं और उस राज की बात को आप क्या कर दे रहे हैं, डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, मतलब भेद खोल दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पहले में है बिहेव या स्पीक इन अ रैश मैनर, बिल्कुल नहीं है। और थिंग्स ऑलवेज गेट वर्स, ये भी नहीं होगा। टू रिवील अ सीक्रेट, ये होगा हमारा। और एक्सीलेंट ट्रुथ भी नहीं होगा, रिवील अ सीक्रेट होगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर वाला आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में आपको क्या करना है, एंटोनिम बताना है, किसका, स्टर्न का। स्टर्न का मतलब जानते हो, कुछ लोग डिसिप्लिन के मामले में क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं,
मतलब जरा से भी डिसिप्लिन के मामले में कोई लापरवाही नहीं। अब एंटोनीम देने का मतलब क्या हुआ कि थोड़े से क्या हो जाएंगे, लीनियंट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, लीनियंट। जो आदमी बहुत सख्त होता है, जैसे आप मान लीजिए सपोज करो ऑफलाइन क्लास चल रही है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारी तो आदत ये होती है कि अगर आप मतलब शुरू के 5 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो हमको ये लगता है कि 5 मिनट तो इसका छोटा ही है, और क्यों 1 घंटा छोटे, चलो अच्छा अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नुकसान ना होने पाए। अच्छा, ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। एक दिन हम 5 मिनट लेट होने पे अंदर कर लेंगे, पता लगा अगले दिन वो 15 मिनट लेट आने लगेंगे। ठीक है, 100 में से 1 बच्चा ऐसा होगा जिस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, अगले दिन से लेट नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे कि अगर उनको एक दिन 5 मिनट की छूट दे दो तो अगले दिन 15 मिनट कर देंगे। वहीं पे दूसरे टीचर होते हैं, अगर वो क्लास में आ गए उसके 2 मिनट बाद भी तुम आए तो सीधे बोल देंगे गेट आउट, सीधे गेट आउट। अच्छा, वो होगा क्या, अगली बार से या तो उनकी क्लास में आएगा, नहीं आएगा तो 5 मिनट पहले आएगा। तो एक ये चीज़ हो जाती है। तो हम जैसे जो हमारे टाइप के लोग होंगे उनको लीनियंट कहा जाता है, और जो दूसरे टाइप के होंगे 1 भी मिनट लेट हुई तो गेट आउट, वो लोग क्या होते हैं, स्टर्न या स्ट्रिक्ट होते हैं। तो अपोजिट क्या होगा हमारा, लीनियंट हो जाएगा। समझ गए इसका। अच्छा, स्टेबल का मतलब स्थिर होता है, और प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, बहुत ही डीप होता है। ये भी एक दिन आ चुका है। सिंसियर का मतलब क्या होता है, आपके प्रति बहुत ही कोई फेथफुल है या बहुत लॉयल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंसियर कहते हैं। क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में देखो बेटा क्या है, फिर वही द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट, ये अंडरलाइन पार्ट को जो सब्सटीट्यूट कर सकता हो। लिखा है ही सेड दैट, अब यहाँ से इनडायरेक्ट का हो गया, ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। देखो अगर ही ने कहा है और इनडायरेक्ट बनाओगे तो आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आई जो होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है। तो आई और माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। और स्पीकर ही है तो आई की जगह पे ही हो जाएगा और माई की जगह पर हिज हो जाएगा। दूसरी बात देखो, ये सेड को देख लो, सेड पास्ट में है तो ये हैव किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाना चाहिए कि नहीं, हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप अपना ऑप्शन ढूंढिए, इनमें से कौन सही होने वाला है। ठीक है, आ जाओ भाई। तो इनमें से कौन सही होगा, जो आई की जगह ही होना चाहिए, हैव की जगह हैड होना चाहिए, और माई की जगह हिज होना चाहिए। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये हमको मिल गया। ठीक। अच्छा, यहाँ क्या, ही वाज फिनिश्ड, भाई देखो हैव का वाज तो नहीं होने वाला और ना हैज होने वाला। अब यहाँ हैड फिनिश्ड लिखा तो है, लेकिन ये माई गलत कर दे रहा है। तो अब आपके पास एक ही चारा है, फर्स्ट वाला। ठीक है, आगे चलो। 21 से लेकर के 25 तक में क्या होता है, वही एक पैराग्राफ, 5 खाली जगह हैं, उनको भरना है पैराग्राफ पढ़ के। तो चलो पढ़ लेते हैं हम। पहले पैराग्राफ लिखा है कि फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस पर ये पैराग्राफ है, और मुझे पता है कि आप लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह पता है। आपने साइंस पढ़ा होगा, कुछ नहीं तो हाई स्कूल तक तो पढ़ा ही होगा। क्लास 6 से ही फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है, कहीं कहीं तो 4th 5th से शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये इंटर तक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। मतलब इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक डैश चीज़ है जो पौधे यूज करते हैं सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या होगी, एक प्रक्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होगी। तो कियाओस का मतलब क्या होता, अव्यवस्था, ये तो होगी ही नहीं। गैस, फोटोसिंथेसिस कोई गैस है क्या, ना तो कोई एरिया है। क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है। दूसरा इन्होंने कहा कि टू टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी, सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो और क्लियर हो जाता कि प्रोसेस ही होगा। द प्रोसेस, देखो अब हमने क्या बताया, यहाँ पे प्रोसेस होगा तभी तो यहाँ पे द प्रोसेस लगा देंगे कि यह प्रोसेस, ये क्या है, प्रोसेस केमिकली, ये प्रोसेस केमिकली डैश करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, किसमें, फूड और ऑक्सीजन में। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड और ऑक्सीजन में क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज करने जैसा कोई वर्ड यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट, चेंज, ये सब हो जाएगा। आगे देखो क्या लिखा है कि द केमिकल रिएक्शन ऑफ एन डैश ऑन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वो अक्सर किस पर डिपेंड करता है, एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं।
तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा ना कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो परहरित होता है उसका बड़ा रोल होता है। वही पौधे फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं जिनमें हरे पत्ते होते हैं। तो ये आन लिखा है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड करती है पिगमेंट का क्लोरोफिल पे। इन्होंने कहा कि जो क्लोरोफिल के बारे में कह रहे हैं कि विच गिव्स प्लांट्स देयर ग्रीन कलर, इसी की वजह से पौधों का कलर ग्रीन होता है। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द डैश आर planet. Photosynthesis is also the dash our planet is blanketed in an oxygen rich atmosphere. तो फोटोसिंथेसिस की ही वजह से हमारा प्लेनेट, हमारी अर्थ, हमारी धरती ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर से एकदम ब्लैंकेटेड है। ब्लैंकेटेड का मतलब क्या हुआ, कवर्ड है। आगे लिखा है प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डैश। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, खुले आसमान से, खुले माहौल से लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है एयर, फ्रॉम द डैश एयर। ठीक है, तो क्या होगा, आसपास की एयर से लेते हैं, एटमॉस्फेयर की एयर से लेते हैं। और रिलीज करते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन वाया किसके जरिए, माइक्रोस्कोपिक पोर्स इन देयर लीव्स, जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। पूरी वही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है। तो पहला हम लोग भर चुके प्रोसेस। क्यों भरे, दो वजह है। एक तो इन्होंने कहा कि ये सनलाइट को एनर्जी में चेंज करता है, इसलिए भी प्रोसेस लगेगा। और दूसरे यहाँ पे प्रोसेस इन्होंने खुद भी लगा ही रखा है इसी को। ठीक है, तो ये तो फुल प्रूफ हो गया कि पहले में प्रोसेस होगा। दूसरे में क्या है, इन्होंने कहा कि ये प्रोसेस केमिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड और ऑक्सीजन में बदल देता है। बदल देने के लिए क्रेट्स लगेगा, नहीं लगेगा, एक्सीड्स लगेगा, नहीं लगेगा, कन्वर्ट्स लगेगा, यस यही लगेगा। बोझ का मतलब क्या होता है, किसी के सामने झुकना, तो ये तो लगेगा नहीं यहाँ पे। क्रेट क्या होता है, तुमने देखा होगा कभी मार्केट गए होगे, फल संतरा वंतरा खरीदे होगे, तो वहाँ पे मतलब प्लास्टिक के डिब्बे रखे रहते हैं या गत्ते रखे रहते हैं जिनमें वो भर के आता है। तो जिनमें सब्जियां और फल भर के आते हैं उन्हें क्रेट कहा जाता है। या सुबह सुबह देखा होगा ना, जो दूध का पैकेट रहता है पराग दूध वाला, तो जिसमें जिस डिब्बे में रख के आते हैं उसको भी हम लोग क्रेट कहते हैं। जनरली लोग कैरेट बोल देते हैं, यार ये कैरेट देना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया किसमें सेकंड, ये पर चौथा वाला ही होगा। नेक्स्ट आ जाओ फिलर नंबर 3। यहाँ देखो क्या लगाना है कि इन्होंने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है या जो केमिकल रिएक्शन है, ये अक्सर डैश ऑन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट पर क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो डिपेंड करने के लिए क्या लगेगा, वांट्स नहीं लगेगा, होप्स नहीं लगेगा, क्रिएट्स नहीं लगेगा, बल्कि रियलाइज। देखो रिलाई, RELY, इसी का मतलब होता है डिपेंड करना। ठीक है, समझ में आया। तो रियलाइज ये डिपेंड का साइनोनिम है। क्लियर, चलिए आगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 यहाँ पे क्या लगाओगे आप, फोटोसिंथेसिस इज आल्सो द डैश और our planet is blanketed in an oxygen rich atmosphere। तो वही कारण है, फोटोसिंथेसिस इसका भी एक कारण है। तो क्या है, आल्सो द रीजन, ओकेजन नहीं है ये। फोटोसिंथेसिस धरती के ऑक्सीजन रिच ब्लैंकेट से कवर होने का ओकेजन नहीं है, ना तो उसका सेंस है, ना तो उसका गोल है, बल्कि फोटोसिंथेसिस इस मोटी परत के, ऑक्सीजन की मोटी परत का रीजन है, कारण है। ठीक है, चलो आगे। ये है फिलर नंबर 5। यहाँ पे क्या करना है हमको, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम, ये लिखा एयर भी लिखा हुआ है, तो फ्रॉम क्लोज एयर नहीं, अफार एयर दूर की हवा नहीं, डिस्टेंट एयर नहीं, कहाँ से, सराउंडिंग एयर। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, उनके आसपास में जो एयर होगी वहीं से ना लेंगे। तो ये हो गया सराउंडिंग एयर, उनके अगल बगल की जो एयर होती है। तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए किसके, 1 सितंबर का शिफ्ट 3 था। अब एक इसका 1 सितंबर का 4th शिफ्ट और बचा हुआ है, तो हम लोगों ने 3 सेट लगा लिया। अब उसके बाद चौथा आएगा। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि रात में लाइव आएंगे, लेकिन रात में सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके लिए मैं आधे घंटे परेशान हुआ, लेकिन वो नहीं बन पाया। फिर मुझे आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा। आज मैंने सब ठीक ठाक कर लिया है। आज रात में हम लोग मिलते हैं फिर से। ठीक है, और आज रात में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक,
और आज हम लोग वही जो कल करने जा रहे थे, कौन सा क्या करने जा रहे थे, हमने कहा था CHSL का जितने भी CHSL में साइनोनिम्स पूछे गए हैं, CHSL 2023 वाला जितने भी साइनोनिम्स पूछे गए हैं इसमें वो सारे के सारे करेंगे। तो इसमें करीब 90-100 के करीब साइनोनिम्स हैं। तो 90-100 के करीब साइनोनिम्स हैं, तो अभी हम लोग 8 अगस्त तक का कर लेंगे। 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त से 17 अगस्त तक का अगले वाले पार्ट में कहें, तो इसको 2 पार्ट में करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो जिनमें लंबे लंबे होंगे, जैसे MTS वाला हो गया, CHSL हो गया, CGL वाला हो गया, इनको हम लोग क्या करेंगे 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो आज शाम को रात में 10 बजे हम लोग मिल रहे हैं साइनोनिम्स के साथ, CHSL के साइनोनिम्स के साथ। ठीक है, तो वेट करूँगा मैं आप लोगों का रात में 10 बजे। ठीक है, और तब तक आराम करिए, ये डिस्कशन देखिए। ठीक है, चाय वाय पी के बैठिएगा, फिर मिलेंगे हम लोग 10 बजे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।